हेलो स्टूडेंट, आज शुरू होगा चैप्टर नंबर 8 रीडिंग कम्प्रीहेंशन। ठीक है, यानी एक पैराग्राफ आएगा जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर छांटने होंगे। ठीक है, तो जब भी हम कम्प्रीहेंशन करते हैं तो हम कैसे करते हैं, हमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे ध्यान देना होता है। सबसे पहले क्या है कि कम्प्रीहेंशन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसको रीड करते हैं अच्छी तरह। ठीक है, एक कम्प्रीहेंशन को समझने के लिए रीडिंग कम्प्रीहेंशन इज द एबिलिटी टू प्रोसेस टेक्स्ट, अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग एंड टू इंटीग्रेट विद व्हाट द रीडर ऑलरेडी नोज। एक्चुअली इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू रीड. When you comprehend what are you reading, you are not only understanding the word and their meaning, but you are also understanding them enough to form opinions, thought and reflection about what the words mean together. It is like having a conversation with someone. If you do not understand what the other person is saying, you will have no idea what they are talking about and have nothing to say in return. ठीक है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन एक एबिलिटी, एक किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने के, समझने का, उसका अर्थ जानने के लिए रीडर को ये जानना ज़रूरी है कि कम्प्रीहेंशन पैराग्राफ में क्या कहा गया है, किस बारे में बात की गई है और कैसे आपको समझ में आता है। व्हेन यू कम्प्रीहेंड व्हाट आर यू रीडिंग, जब भी आप कोई भी कम्प्रीहेंशन, कोई भी पैराग्राफ करते हैं तो सबसे पहले आप समझो कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपकी समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर कोशिश करो शब्दों का मीनिंग निकालने की, छोटे छोटे शब्दों की मीनिंग निकालो, फिर उनको एक साथ मिलाकर उसका अर्थ समझने की कोशिश करो। आप अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो आप उनके विचार समझने की कोशिश करो, किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या विचार है, क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके सामने। ठीक है, तब आप जाके उस कम्प्रीहेंशन को अच्छी तरह कर सकते हो। फंडामेंटल स्किल रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग कम्प्रीहेंशन, कौन कौन सी स्किल की ज़रूरत होती है। नोइंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स, हमें वर्ड्स की मीनिंग पता हो। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ ए वर्ड फ्रॉम डिस्कोर्स, कंटेंट और डिकोडिंग, मतलब हमें जो सबसे बड़ी हमारे अंदर योग्यता होनी चाहिए शब्दों का अर्थ समझने की। और डिकोडिंग कई बार बताया है कि कोई पैराग्राफ दिया है, हम उसमें वो क्या कहना चाह रहा है ये हम समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, इस प्रोसेस को डिकोडिंग कहते हैं। तो हमें डिकोडिंग करना आ रहा है, हमें समझ आ रहा है पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा है। नंबर 3, एबिलिटी टू फॉलो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैसेज एंड आइडेंटिफाई एंटीडेंट्स एंड रेफरेंसेस इन इट, हमें पैसेज के जितना भी संगठन है उसको फॉलो करने की योग्यता आनी चाहिए, हम पहचान सकें कि उसके रेफरेंस में उसका प्रसंग किस बारे में है। एबिलिटी टू ड्रॉ इंटरफ्रेंस फ्रॉम ए पैसेज अबाउट इट कंटेंट, हमें ये समझ में आना चाहिए कि पैसेज का कंटेंट किस बारे में बातचीत करना चाहता है। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द मेन थॉट ऑफ पैसेज, हमें पैसेज के मेन थॉट को पहचानने की योग्यता होनी चाहिए। हमें समझ आना चाहिए कि मेन जो पैसेज है वो मेनली किस बारे में बात कर रहा है। एबिलिटी टू आंसर क्वेश्चन आंसर्ड इन ए पैसेज, फिर हमें क्वेश्चन का आंसर निकालने की एबिलिटी का विकास करना चाहिए। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द लिटरेरी डिवाइस प्रोपोर्शनल स्ट्रक्चर यूज इन ए पैसेज एंड डिटरमाइन इट्स टोन, हमें पैसेज की टोन, पैसेज का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, पैसेज किस टोन में है, किस बारे में पैसेज में बात की गई है। एबिलिटी टू डिटरमाइन राइटर्स पर्पस, इंटेंट एंड पॉइंट ऑफ व्यू एंड ड्रॉ इंटरफरेंस अबाउट द राइटर, हमें लेखक का उद्देश्य, लेखक का पॉइंट ऑफ व्यू, लेखक की इंटेंट समझ में आनी चाहिए कि लेखक किस बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जब भी हम कोई भी कम्प्रीहेंशन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। स्टेप 1, रीड द पैसेज एट ए कंफर्टेबल स्पीड, सबसे पहले आराम से, हमें बिल्कुल आराम से, बिना किसी घबराहट के पैसेज को कंफर्टेबली पढ़िए, बिना डरे हुए। इट इज़ नॉट ए स्पीड रीडिंग कॉन्टेस्ट, क्योंकि ये कोई भी तेज़ पढ़ने वाला कॉन्टेस्ट नहीं है। डू नॉट स्किम थ्रू द पैसेज और स्किप वर्ड, आप पैसेज को छोड़िए मत, पैसेज को
स्किप मत करिए शब्दों को, आप एक एक शब्द को पढ़िए। इनफैक्ट स्पीड रीडिंग डिक्रीजेस कंप्रीहेंशन एंड वर्क्स निगेटिवली, क्योंकि यदि वास्तव में अगर हम उसको तेज पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं शब्दों का गलत अर्थ हमारी समझ में आ जाता है। बिकॉज यू हैव टू रीड द पैसेज अगेन टू अंडरस्टैंड द विट्स यू डिड नॉट कंप्रीहेंड, क्योंकि जब समझ नहीं आया एक बार में पैसेज पढ़ने में तो आप उसको दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़ने में कुछ अर्थ दोबारा समझ आएगा। डोंट ट्राई एंड मेमोराइज ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ पैसेज, और कभी भी ये कोशिश मत करिए कि पैसेज का प्रत्येक पार्ट आपको याद रहे। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द पॉइंट बीइंग कन्वेड बाय द आर्थर, केवल बस इतनी कोशिश करिए कि आर्थर ने किस प्रकार का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा है और बस आप उसे समझने का प्रयत्न करिए। समराइज द कंटेंट ऑफ ईच पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड। सेकेंड स्टेप आपको ये याद रखना है कि आप समरी निकालिए पैसेज की अपने शब्दों में। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट इन पैराग्राफ, सबसे पहले कोशिश करिए पैराग्राफ के मेन पॉइंट को जानने की। एंड राइट दैम, उन्हें लिख लीजिए अपने शब्दों में, अपने कोट्स में। स्टेप 3, वंस गो थ्रू विद ऑल पैराग्राफ, एक बार फिर पूरा पैराग्राफ ध्यान से पढ़िए। नंबर 4, आंसर द क्वेश्चन बाय एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शन। अभी क्या है, रीड द ऑप्शन केयरफुली, आप आराम से क्वेश्चन पढ़िए। एंड एलिमिनेट द वंस विच आर आउट ऑफ स्कोप, और आराम से ढूंढिए कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है, तब जाके आप सही आंसर पर पहुंचेंगे। अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर वाइल सॉल्विंग रीडिंग कंप्रीहेंशन, वो कौन कौन से पॉइंट है जो हमारी सहायता करते हैं कंप्रीहेंशन को सॉल्व करने में। रीड द पैसेज केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेंट्स, पैसेज को आराम से पढ़िए, कोशिश करिए उसके सार को समझने की। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट टू द पैसेज, कोशिश करिए कि पैसेज में यूज हुआ प्रत्येक वर्ड का अर्थ आप निकाल सकें। आफ्टर रीडिंग द पैसेज थ्रोली, पैसेज को पूरा पढ़ने के बाद टर्न टू क्वेश्चन दैट फॉलो, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। ट्राई टू फाइंड द आंसर, आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। चेक योर आंसर बिफोर राइटिंग दैम, उसके लिखने से पहले अपना आंसर एक बार फिर चेक कर लीजिए। आंसर शुड बी इन द सेम टेंस इन विच द क्वेश्चन इज गिवन, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखिए कि क्वेश्चन जिस टोन में दे रखा है, जिस टेंस में दे रखा है, आपका आंसर भी उसी टेंस में होना चाहिए। आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन द पैसेज, आंसर उन्हीं इन्फॉर्मेशन के आधार पर होना चाहिए जो पैसेज में दे रखी हैं। डू नॉट ऐड योर ओन व्यूज, एक्सप्रेशन और इमेजिनेशन, अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी कल्पनाएं उसमें ऐड मत करिए। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड, कोशिश करिए कि आंसर आप अपने शब्दों में दें, बट स्ट्रिक्टली टू द पॉइंट, लेकिन केवल पॉइंट टू पॉइंट। एंड एज ब्रीफली एज पॉसिबल, और जितना छोटा पॉसिबल हो सके उतना। वी सी दैट एवरी आंसर इज क्लियर एंड कंप्लीट इन इटसेल्फ, और कोशिश करिए ये कि आपका प्रत्येक आंसर पूरा हो और अपने आप में साफ हो। रिवाइज योर आंसर्स केयरफुली टू अवॉइड एनी मिस्टेक, कोई गलती ना हो इसके लिए आप अपने क्वेश्चन आंसर को बार बार पढ़िए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टाइम मैनेजमेंट शुड बी फॉलोड, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप टाइम का ध्यान रखिए, टाइम को बहुत ध्यान में रख कर कीजिए। ये नहीं कि आप अपना सारा समय केवल उसको पढ़ने में ही निकाल दें, फिर क्वेश्चन करने के लिए समय ना मिले। अभी जैसे ये है, कार्ल बेंज इन्वेंटेड द मॉडर्न कार इन 1888 in Germany. Emil Rosser worked for Benz in France. He made cars in France. By 900, many people were building cars in France and in the USA. The first company to build only cars was Panhard at Levasseur in France. Panhard started in 1889. The Penguin car company started in 1891 in France. In the US, Frank and Charles Duryea started the Duryea motor wagon company in 1893. It was the first USA car company. By 1902, Ransom E. Olds started the Olds Motor Vehicle Company. A year later, Henry Ford started the Ford Motor Company. It produced the Cadillac. All these early modern cars burned gasoline or diesel fuel. Ford opened factories in France and
Britain in 1911. Then they opened a factory in Denmark in 1923. Later they opened a factory in Germany in 1925. Ford was one of the first manufacturers in use an assembly line. With an assembly line factory, workers could produce cars faster and safer than other production systems. Most modern cars still burn gasoline or diesel fuel. These cars cause air pollution. They get the air dirty. Now many people are looking for cleaner cars and many car companies are looking for cleaner fuels. अभी हमें इस पैसेज को समझने के बाद, पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि ये कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार के बारे में है। कार की मैन्युफैक्चरिंग कब शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई, किस कंपनी ने पहले की और कब की। तो अभी जो भी क्वेश्चन है हमें उनको हु स्टार्टेड द ऑट्स मोटर व्हीकल कंपनी एंड व्हेन, किसने मोटर व्हीकल कंपनी पहले स्टार्ट की और कब की। व्हाट इज यूटिलाइज्ड एज फ्यूल इन अर्ली मॉडर्न कार्स, पहले की मॉडर्न, आज की मॉडर्न कार में फ्यूल का कैसे इस्तेमाल होता है। व्हाट डू यू मीन बाई असेंबली लाइन, असेंबली लाइन से क्या मतलब है। स्टेट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्स रन ऑन गैसोलाइन और डीजल, इस बात को ध्यान दीजिए कि कैसे मतलब जो गैसोलाइन या डीजल पे कार करती हैं उन पर क्या इफेक्ट होता है। राइट डाउन द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, इस पैसेज का सुटेबल टाइटल लिखिए। विच कंपनी फर्स्ट बुल्ट ओनली कार्स, बेंज, ड्यूरिया, फोर्ड, पेनहार्ड। अभी आप नोट्स करते चलिए। When did the Peugeot car company start? What was the first US car company? The Ford Motor Company opened a factory in Denmark in 1911, 1925, Britain in 1920, या France in 1931. Whose idea was assembly line? Charles Duryea, Henry Ford, Emile Rosser, Carl Benz. Produced mean bought, made, named, sold. Fuel is a car production system. What makes car goes? The price of a car. None of the above. Pollution in the air is dirty air, clean air, a kind of fuel, a system of production. तो अभी आपको समझ आया कि पॉल्यूशन इन द एयर इज डर्टी एयर, कि पॉल्यूशन जो है एयर, पॉल्यूशन एयर में उसका क्या मतलब है कि हवा डर्टी हो रही है। फ्यूल इज व्हाट मेक्स कार गो, ठीक है। प्रोड्यूस्ड मीन्स मेड, प्रोड्यूस माने निर्माण करना है, मेड माने बनाना। हुज आइडिया वाज असेंबली लाइन, हेनरी फोर्ड का आइडिया था असेंबली लाइन का। द फोर्ड मोटर कंपनी ओपनड ए factory in Germany in 1925. What was the first US car company? Duryea. When did Peugeot car company start? 1891. ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन का आपको आंसर देना। अभी आप देख लीजिए नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, जो आपको करना है। के PDF बना के मैं आपको डाल दूंगी अभी आपके उस पर। एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। इसका PDF मैं डाल दूंगी आपको, आप आराम से इसको पूरा सॉल्व करके देखिए। नहीं समझ में आए आप मेरे से पूछ सकते हैं।